नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मेरी लगातार क्लासें डेली करंट अफेयर की चल रही है और आप लोग लगातार इसमें जुड़ रहे हैं। अभी हमने हाल में जो है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन किया हुआ। डेली करंट अफेयर में जो हमारे 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रही थी, अब इसमें 5 क्वेश्चन आ रहा है और साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन 15 आ रहे हैं। इसका उद्देश्य मेरा ये रहा है कि अभी जो आरओ का पेपर दिसंबर में होने वाला, उनको ध्यान में रखते हुए साल भर का करंट मुहैया कराने के उद्देश्य से वन लाइनर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आ सके, उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटनाएं इसमें रहेंगी जो डेली करंट अफेयर के बेसिस पे बनेंगे और 15 क्वेश्चन से अधिक भी हो सकते हैं। अभी वो जो है कि वन लाइनर में रहेगा क्वेश्चन जो साल भर के करंट अफेयर को कवर कर सकेगा। तो इस उद्देश्य से हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग उसमें शामिल हो सकें, और टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी इसकी अपलोड करा लें और ताकि आपके लिए वो फायदा हो सके। तो आज शुरू करते हैं हम। इनका पहला सवाल जो हैगा, जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन होगा MIQ का, वो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे प्रथम फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया, पहला कथन है। दूसरा है कि यह 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? सत्य कथन को आपको पहचानना। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही जो उत्तर है सी है, यानी एक और दो दोनों सही है। यह शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है प्रथम फाउंडेशन द्वारा ही जारी की गई है। अब इसमें 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति पर यह रिपोर्ट प्रदान की है। तो ये जो है कि रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर में इसको सर्वेक्षण किया गया फोन के माध्यम से, क्योंकि कोविड-19 के समय में ये संभव नहीं था कि व्यक्तियों से पर्सनल मिलकर के इसका सर्वेक्षण किया जा सके। तो लोगों ने फोन के माध्यम से इसका सर्वेक्षण किया, उसके बाद रिपोर्ट ये पब्लिश हुई। तो फोन के माध्यम से हुई। तो रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी, इस रिपोर्ट में यह देखा गया है कि 2018 और 2020 का जो रिपोर्ट है, 2018 और 2020 के स्थिति में इस उम्र के बच्चों में, यानी 5 से 16, इसमें ज्यादातर लोग प्राइमरी और मिडिल क्लास में रहते हैं, इसमें नामांकन की जो स्कूलों में रही दर वो बढ़ गई है। लेकिन हाँ कि थोड़ा ही मात्रा में बढ़ी है, लेकिन अचानक 2021 में ज्यादा बढ़ गई। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि चलिए कि प्राइमरी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, इसलिए दे दिया गया, नामांकन की दर बढ़ गई। या हो सकता है कि व्यक्ति गरीबी में आकर के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया, इस वजह से हो गया हो। तो इस तरह से जो है कि शुरुआत की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 17 नवंबर 2021 को प्रथम फाउंडेशन द्वारा शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी असर 2021 ग्रामीण प्रकाशित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो है कि सर्वेक्षण किया गया। असर ग्रामीण भारत में 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट प्रदान करती है। अब यह सर्वेक्षण सितंबर अक्टूबर 2021 के दौरान फोन के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, आयोजित किया गया था। अब इस रिपोर्ट में के अनुसार 2018 और 2020 के बीच सरकारी स्कूलों में नामांकित जो बच्चों का अनुपात है उसमें समग्र वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में जो नामांकन की दर है उसमें समग्र वृद्धि हुई। अगर इसमें नामांकन की हम दर देखें तो जो 64.3% थी, यहां बढ़ करके 65.8% हो गई 20 के करीब में। लेकिन अचानक आप देखेंगे 2021 में नामांकन अचानक बढ़ करके जो है 70.3% हो गई। इसको तो पीटी के नजरिए से आप देख सकते हैं कि प्री में इस तरह से आ सकते हैं, लेकिन अगर मेंस के नजरिए से आपको देखा जाए कि ये जो शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है, असर है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों में नामांकन की दर बढ़ गई है। तो मेंस में आपको तो दिखाना पड़ेगा, कारण एक तरह से दिखाना होगा। तो पहला कारण यह हो सकता है कि सरकार जो प्राइमरी स्कूलों को बढ़ावा दे रही, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, उसके कारण लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा, इसलिए नामांकन की दर अचानक बढ़ गई है। एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो 2018 है और 2019 में कोविड आया, तो 2020 अगर आप देख रहे हैं
तो 2020 में भी कोविड रहा, तो इस समय में जो है कि 2020 से के समय में लोगों का स्कूलें बंद होने के कारण नामांकन वैसे भी कम हो जाएगा, लोग जाएंगे नहीं, एडमिशन नहीं लेंगे। एक कारण ये भी हो सकता है कि स्लो था और जैसे ही लॉकडाउन खुला, स्कूलें खुली, अचानक बढ़ गया, ये भी कारण एक हो सकता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अचानक सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान होने से कि कोविड के कारण गरीबी भी घर कर गई लोगों के यहाँ। अगर गरीबी आई तो पैसे के अभाव के कारण भी लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, ताकि प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम जो फीस है उनको देने से बच सके। तो गरीबी ने भी आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर नामांकन को बढ़ा सकता है। अगर आपको तर्क देने की जरूरत जहां पड़ेगी, ये मेंस की बात चल रही है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसे कारण रहे वर्तमान समय में कि प्राइमरी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में नामांकन की दर बढ़ती जा रही, तो आप तर्क दे सकते हैं ये सारी चीजों। तो आपको इसी में से जो करंट अफेयर में से आपको मेंस भी प्रिपेयर करते चलना है, दोनों चीजों को आप कवर करते जाइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी? किस स्थान पर पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। ऑप्शन है कानपुर, झांसी, मिर्जापुर, वाराणसी। इसका सही जो उत्तर है वो झांसी है। तो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को, कब 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कितने करोड़ का? 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब इस परियोजना के माध्यम से केंद्र सरकार का लक्ष्य रणनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना। डिफेंस के क्षेत्र में जो है कि रणनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना सरकार का उद्देश्य रहा है। केंद्र सरकार ने भारत में, यहां जो है कि भारत में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2 रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जाएगा, एक तमिलनाडु में स्थापित होगा और दूसरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के झांसी में इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा हेतु ढोकरा कला के रूप में डिजाइन कार्यशाला आयोजित की गई? ये पूछा जा रहा है। कई आप देख रहे हैं, आपको इसमें की पॉइंट है, किस राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा हेतु ढोकरा कला के रूप में डिजाइन कार्यशाला आयोजित की गई। आपको की पॉइंट पर बड़े ही ध्यान से नजर रखनी होगी, क्योंकि यहां से जो है कि क्वेश्चन बदल जाते हैं। आपको यहीं पे स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तो की पॉइंट को आप अच्छे से समझते चलिए क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जो बात आप क्वेश्चन को अगर समझ लिए तो आंसर देना आसान हो जाता है। जब समझ नहीं होती तो दिक्कतें आती है आंसर देने में कि क्या आंसर दिया जाए। और जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर देने के लायक हो जाएंगे। तो आपको ध्यान से इसको देखना है। ऑप्शन हमारे हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जो उत्तर है तेलंगाना है। आईआईटी हैदराबाद ने इसका आयोजन किया है, ओझा गोंड का जो आयोजन किया गया ओझा गोंड का ढोकरा शिल्प की, तो ये तेलंगाना में इसको किया गया। व्याख्या देखें आप, आईआईटी हैदराबाद के डिजाइन विभाग ने, आईआईटी हैदराबाद के डिजाइन विभाग ने तेलंगाना राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा के उद्देश्य से ढोकरा कला के रूप में डिजाइन कार्यशाला आयोजित की है। जो ढोकराओं का कला है उसको जो है सुरक्षित किया जाएगा, उसका जो है कि उसको विकसित भी किया जाएगा, ताकि ये हमारे यहाँ की एक तो विरासत है, इनका जो है कि संरक्षण हमारे लिए जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे बताए जाते हैं कि हमारी विरासत का संरक्षण बड़ा जरूरी है। सरकार भी इसके प्रति कई नीतियां संचालित कर रही ताकि हमारे विरासतों की सुरक्षा हो सके। तो इनकी जो शिल्प है, जो ओझा गोंड समुदाय का ढोकरा शिल्प है, उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से ढोकरा कला के रूप में डिजाइन कार्यशाला आयोजित की गई। ओझा गोंड लोगों के ढोकरा शिल्प कार्यशाला का आयोजन आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर दीपक जॉन मैथ्यू द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दीपक जॉन मैथ्यू द्वारा। अब ये कौन है? आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर हैं। इसे तेलंगाना की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नामक चल रही परियोजना के भाग के रूप में आयोजित किया गया। तेलंगाना में जो भी हेरिटेजेस हैं, कल्चरल जो हेरिटेज हैं, उनको मूर्त हो चाहे वो अमूर्त हो, उनको जो है कि बढ़ावा देने के लिए जो एक परियोजना चल रही है, उसी भाग के रूप में इसका भी आयोजन किया गया। ओझा गोंड समुदाय के लिए जो है कि जो डिजाइन कार्यशाला थी, इसका भी आयोजन इसी के भाग के रूप में किया गया है। बात करें अगर ढोकरा कला रूप
तो ये गैर लौह धातु की ढलाई है जिसमें मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब ढोकरा कला जो है इसमें गैर लौह धातु की ढलाई, इसमें जिस समय की ये चल रहा है कला, इसमें लोहा का ढलाई नहीं होती, यहाँ लोहा तकनीक मतलब उपयोग नहीं होता तकनीक में, यहां मोम की ढलाई होती। किसकी? मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग होता है, यानी लोहे नहीं। जैसे आप अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं था, वो वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे का साक्ष्य मिलता है। उससे पहले अगर आप हड़प्पा को देखेंगे तो हड़प्पा में तांबे और कांसा का उपयोग होता था और साथ साथ मोम की भी ढलाई होती थी तकनीकी। अगर जैसे मोहनजोदड़ो का अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो में एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली हुई है, वो मोम की ढलाई से एक मिली हुई थी, मोम से भी बनाई गई थी एक। तो इस तरह से जो है कि एक गैर लौह धातु की ढलाई है, यानी इसमें लोहा का प्रयोग नहीं होता है ढोकरा कला में। देखिए सबसे पुरानी ज्ञात मोम की कलाकृति अगर देखी जाए तो मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना है, सबसे पुरानी ज्ञात मोम की कलाकृति मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना है। तो हिस्ट्री में भी आपको इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर को भी समझते चलना है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने पूछा जा रहा है। गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया, इसको अलग अलग आपको पढ़ना है। 1103 देखिए ऑप्शन है चीन, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। इसका सही जो उत्तर है वो चीन है, यानी चीन ने गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। देखिए व्याख्या आप 20 नवंबर 2021 को, कब? 20 नवंबर 2021 को चीन ने ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। कहां से? ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो चीन ने किया है, कब किया? 20 नवंबर 2021 को किया। देखिए इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। यह सफलतापूर्वक नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया, जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया वो सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को पा चुका है। गाओफेन चीन के हवाई रिजोल्यूशन पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह की श्रृंखला है। गाओफेन फर्स्ट नामक पहला गाओफेन श्रृंखला उपग्रह 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका जो गाओफेन का पहला संस्करण था गाओफेन का, वो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था और दूसरा जो है 2021 में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर और जो हाल फिलहाल की घटनाओं पर हमारे क्वेश्चन, उसका अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा 5 क्वेश्चन। उसके बाद ऑनलाइन है जो साल भर के करंट अफेयर आपको मैं उपलब्ध कराने की सोच रहा हूं, जो आरओ की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे 20 नवंबर, 21 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर। तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर को। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परे टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। पहले टेलीविजन के माध्यम से हम लोग सारी चीजों को जानते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इतने उपलब्ध हो चुके हैं कि इनसे एक अलग टेलीविजन का महत्व रहा है। उसके महत्व को जो है उजागर किया जा रहा है वर्तमान समय में, और भी लोगों को करने के लिए टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 21 नवंबर को, यानी प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। हर साल 21 नवंबर को इस दिवस को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए द्वारा लिया गया था। कौन, किसके द्वारा इसका निर्णय लिया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिया गया था। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 1996 में, कब? नवंबर 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया था। कब पहला? नवंबर 1996 में किया था। इसके बाद यूएनजीए ने यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब 21 नवंबर से जो है कि विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाएगा। टेलीविजन का बात करें, टेलीविजन का आविष्कार 1924 में स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया? अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1924 में किया गया। कौन किया? स्कॉटिश जो इंजीनियर है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। देखिए भारत में टेलीविजन को यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में पेश किया गया था। कब किया गया था भारत में? तो भारत में टेलीविजन को यूनेस्को की सहायता से
15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में पेश किया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपके साल भर के करंट अफेयर पे यानी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक को कवर किया जाएगा। अब अक्टूबर में तो हमारी ये श्रृंखला जो है कि हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी करंट अफेयर की, तो अक्टूबर में शुरू हो गई थी, तो उसके पहले तक जहां से शुरू नहीं हुई तो उसके पहले तक को हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर का करंट अफेयर हम आपको उपलब्ध करा सकें। अब आप उसको पढ़ के जाएं आरओ के लिए, जो पर्याप्त सिद्ध हो। इस उद्देश्य से हमने वन लाइनर, क्योंकि अगर उसको क्वेश्चन का आइडिया मैं दूंगा तो वो बड़ा होता चला जाएगा, कम समय में आपको ज्यादा चीजें अर्जित करनी है, तो इसलिए हमने वन लाइनर में दिया। और वन लाइनर ही ज्यादातर आरओ के करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, तो सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद उत्तर मिल जाएगा। तो ये बेहतर चीजें मुझे दिखी कि ऐसा ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो मैं लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था। केंद्रीय विषय पूछा जा रहा है, यानी थीम क्या थी। 21 जून को मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, और जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 में मनाया गया, इसका विषय क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका विषय जो है वो है स्वास्थ्य के लिए योग। क्या? स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वेलनेस। क्या है? स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस, इसका जो है कि विषय रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब जो है कि बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है, ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये अक्षय कुमार जी को किया है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनेता। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? किस राज्य में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। किसमें? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो आप कहना कि ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन में ही कई और क्वेश्चन छिपे रहते हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखना होगा। तो ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए जो ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया, किस मतलब हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ओडिशा में शुरू किया गया। कहां पे शुरू किया गया? ओडिशा में शुरू किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जून 2021 को 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, यानी 21 जून, तो ये जो 11 जून 2021 को 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया गया, उससे पहले 11 जून की बात चल रही है, के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो 2021 में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, वो उसको मनाने के लिए उसके लिए आयुष मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था 11 जून को, ये बात पूछी जा रही है। तो वो जो है कि एप्लीकेशन था नमस्ते योग। कौन सा? नमस्ते योग। नेक्स्ट देखिए छठा नंबर कि भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू हुआ? तो सही उत्तर इसका जो है बेंगलुरु है। यानी 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां शुरू हुआ? तो मेडिकल जो है कि ड्रोन डिलीवरी, ड्रोन के माध्यम से मेडिकल जो है कि डिलीवरी होगी मेडिसिन की, तो बेंगलुरु में शुरू किया गया इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि जागरूकता बढ़ाने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया? एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया किस राज्य में? तो ये राज्य क्या है? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट, 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है। पहला राज्य पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है? असम राज्य है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है?
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात चल रही। किसने कौन सा लॉन्च किया है पोर्टल? तो बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। कौन सा? बाल स्वराज कोविड केयर लिंक एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? पूछा जा रहा है कि इसने किस हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी की कीटाणु रहित करने के लिए, यानी पानी को जो है कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? तो जो तकनीक है वो है स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक। ये तकनीक नई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि जून 2021 में, कब? जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही जो उत्तर है केरल ने की है। केरल ने जो है नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा जो है इसमें कि असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो सही इसका जो उत्तर है रायमोना रिजर्व है। रायमोना रिजर्व जो है असम में स्थित है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रायमोना रिजर्व कहां स्थित है? तो ये असम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब इसको जो है कि जून 2021 में इसको असम ने अपने यहाँ का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो कैंपागोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बंगलुरु में स्थित है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? विश्व व्यापार संगठन ने भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है जो है आशीष चांदोरकर को। किसको? आशीष चांदोरकर को किया है। नेक्स्ट जो है कि 15वां नंबर हमारा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स फॉर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया? तो ये जो 3 भारतीय संस्थान हैं IISc बंगलुरु, IIT रोपड़, IIT इंदौर, ये इसमें शामिल है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में 3 भारतीय जो है संस्थान शामिल हैं, जिसमें से IISc बंगलुरु, IIT रोपड़, IIT इंदौर है। तो मिलते हैं इसी तरह और भी चीजों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहें, अपने सफलता के लिए अग्रसर होते रहें और इससे लोगों को जोड़ते रहिए। संस्थान में और भी लोगों को जोड़िए और वीडियो को शेयर करिए अन्य लोगों को ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।